नमस्कार दोस्तों, जन आवाज़ के आज के इंटरव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड में बात हुई थी डबल इंजन की और डबल इंजन हो चुका है पूरी तरीके से फेल। और इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं पछवादून जिले के कोऑर्डिनेटर और हिमाचल के युवा नेता श्री पीयूष चंदेल। बहुत बहुत स्वागत है पीयूष चंदेल जी। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभारी कि आपने मुझे अपनी बात अपने जन आवाज़ के माध्यम से रखने का मुझे मौका दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चंदेल साहब, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि आप तो एक अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के और आप एक पॉलिटिकल परिवार से रहे, तो आपकी कैसे रुचि बनी जीवन में? ऐसे क्या घटनाक्रम आए जो आपने अपनी लाइफ को पैसा भी अर्न कर सकते थे लेकिन आपने अपनी ज़्यादा लाइफ को टर्न पॉलिटिक्स की ओर दे दिया और आप समाज के बारे में और विषयों में लगे रहे और राजनीति से और जुड़ गए? देखिए, मैं भी एक राजनीतिक परिवार से संबंध रखता हूँ और छात्र जीवन से ही मैंने एबीवीपी में मैंने काम किया है। मैंने चंडीगढ़ में भी प्रदेश स्तरीय दायित्वों पे काम किया। उसके बाद मैं हिमाचल यूनिवर्सिटी में भी मैंने वहाँ पे छात्र संघ में चुनाव लड़ा है। उसके बाद मैं थोड़ा अधिवक्ता के तौर पे कार्य करने लगा, लेकिन जिस तरीके से कुछ कारणों से हमारे परिवार को राजनीति के हाशिए में धकेला गया, मुझे लगा कि इस सम्मान की लड़ाई को हमें लड़ना पड़ेगा और अपने पिताजी के कंधों को मजबूत करना पड़ेगा। तो इसीलिए मुझे भी लगा कि अपने पिताजी के कंधों को मजबूत करने की हमें भी सक्रिय होना पड़ेगा। और उसी को देखते हुए मैंने तय किया कि मैं अब ज़्यादा जीवन जो है राजनीति में दूंगा और समाज की सेवा करूंगा। और मैं पहले से भी समाज की सेवा करते आ रहा हूँ। यदि मेरे बारे में आपने थोड़ा देखा होगा तो मैं पहले से भी हिमाचल में करनी सेना संगठन में भी काम कर रहा हूँ और वहाँ पे भी हमने कोविड-1 और कोविड-2 में हमने लगातार समाज की सेवा की, लोगों को राशन पहुँचाए, सैनिटाइज़र दिए, ऑक्सीजन सिलेंडर दिए। हर संभव प्रयास जितना हमसे हो सकता है हमने पहले भी किया है। और आपके फादर साहब सुरेश चंदेल जी हमीरपुर से 3 बार सांसद रहे लगातार, 1998, 99, 2004। तो आपके परिवार का कहाँ बीजेपी से मोह भंग हो गया और आपने पब्लिक की सेवा करने का माध्यम अब कांग्रेस को चुना है? तो ऐसा क्या हृदय परिवर्तन हुआ, क्या परिस्थितियाँ बनी? देखिए, मैं सबसे पहले अपने पिताजी के बारे में आपको बताऊं कि वो बहुत ही कम उम्र में ही बड़े दायित्वों पे बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी में। वो मैं कहूँगा कि 28 साल की उम्र में वो संगठन मंत्री रहे थे और 38 साल की उम्र में ही वो सीधा लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। वो संगठन से निकले हुए व्यक्ति थे, उन्होंने संगठन में बहुत काम किया, तपस्या की और बहुत कम उम्र में वो सांसद बन गए थे। और सन 2004 की बात है जब कोई 4 की 4 लोकसभा सीटों में बीजेपी से केवल मेरे पिताजी थे जो अकेले एक जैसे जो मात्र व्यक्ति थे जो सांसद के तौर पे हिमाचल से चुन के आए थे। तो उसके बाद जब आप समझ सकते हो कि जब एक कम उम्र का व्यक्ति जब इतने सक्रिय तौर पे और इतने अच्छे बड़े दायित्वों पे बैठा होता है तो उसके खिलाफ निश्चित तौर पे कोई ना कोई षड्यंत्र की रचना होना शुरू हो जाती है। तो उसी के बाद जब एक षड्यंत्र के तहत मेरे पिताजी को फंसाया गया और हमें राजनीतिक हाशिए में धकेला गया और उसके बाद धीरे धीरे हमें बार बार हमारे प्रयासों के बाद भी पिताजी को पार्टी में सक्रिय नहीं किया गया। उन्हें जानबूझकर कहीं पे भी किसी भी स्थान पे उनको जगह नहीं दी जा रही थी। तो लगातार ये चल रहा था, हम लगातार प्रयास कर रहे थे, भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ भी बातचीत कर रहे थे, लेकिन केवल सिर्फ एक जिसको बोलते हैं कि हमें सिर्फ एक दिलासा दिया जा रहा था, लेकिन कुछ ठोस नहीं, कुछ हमारे लिए कुछ सोचा नहीं गया था। तो लगातार ये चल रहा था। फिर हमने 2018 में हमने सोचा कि हम अब भाजपा छोड़कर, हमें लगता है शायद भाजपा को शायद ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए हमने सोचा कि अब कांग्रेस पार्टी में हम जाएंगे और उसी के बाद हम कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी एक देश की सबसे पुरानी विचारधारा की पार्टी है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पहले कार्य करती थी, मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में वो भारतीय जनता पार्टी रही है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत ही पुरानी पार्टी है और इसका देश में बहुत बड़ा इतिहास रहा है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस देश के सम्मान के लिए अपना बलिदान दिया है। तो ऐसे पार्टी के साथ जब मैं जुड़ा तो निश्चित तौर पे हमें भी गर्व महसूस होता है और हम भी अपने पार्टी में आगे अलग अलग स्थानों पे अलग अलग जिम्मेवारियों पे हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और आपका परिवार तो एक इतनी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में रहे, प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल के आपके पिताजी रहे और मुख्यमंत्री के दावेदारों में हिमाचल के आपके पिताजी रहे।
तो अब आपका 2022 का हिमाचल का रण भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप लोग, और इस वक्त आप उत्तराखंड में भी कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों प्रदेशों के अंदर क्या जनता मन बना चुकी है परिवर्तन का? निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं कि मैं हिमाचल से संबंध रखता हूं। हमारा राजनीतिक पृष्ठभूमि हिमाचल है और अभी हम कोऑर्डिनेटर के तौर पे पिछले 10 दिनों से हम लगातार पूरे प्रदेश के अंदर घूम रहे हैं और जनता की हम राय और सुझाव हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। और जनता इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की जो दमन नीतियाँ थी उनके खिलाफ जो है पूरे प्रदेश के अंदर माहौल है और कांग्रेस पार्टी के इस बार सरकार आने के प्रबल उम्मीद है। उम्मीद ही नहीं, मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और बहुत ही भारी मेजोरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि कुंभ के अंदर एक फर्जीवाड़ा जो सामने आया है, गलत आंकड़े जो पेश किए गए, उसके बाद प्रदेश के अंदर जो बेरोजगारी किस स्तर पर पहुंच चुकी है, और ऐसे ऐसे अनेक मुद्दे हैं जो हमें पिछले 10 दिनों में सुनने को मिले। और जो लोकल लेवल पे भी जो यहाँ पे जो एमएलए हैं किस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं बीजेपी के, तो मुझे नहीं लगता कि जनता अब उन्हें मौका देगी। और इनका मुख्यमंत्री ही, इनको नहीं पता कि कौन सा मुख्यमंत्री इनका 5 साल तक रहेगा। अभी दूसरे मुख्यमंत्री अभी बनाए गए हैं अभी 5 साल के टेन्योर में, और इनका भी सुनने में आ रहा है कि शायद ये भी एक संविधान के तहत इनको भी शायद बदला जाएगा, क्योंकि इनके भी अभी जो मुख्यमंत्री बने इस पे भी संशय बना हुआ है कि ये संविधान के तहत ये इनका जो टेन्योर है वो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि 6 महीने में चुनाव होने थे जो अभी नहीं हुए। और आपने पचवादून के अलग अलग विधानसभाओं के दौरे किए, आपने पूरी अपनी कार्रवाई की, देखा, कार्यकर्ताओं से मिले, आपने क्या कमियां पाई कि जो कमियां रह गई हैं जिनमें कांग्रेस की सरकार अगर बनी तो उसमें सुधार किया जाएगा? देखिए, मैं सरकार के बारे में तो नहीं कहूँगा कि मैं संगठन की भूमिका के यहाँ पे आया हूँ, तो मैं संगठन के बारे में ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है। देखो, मेरे को 4 विधानसभाएं मिली थी पचवादून में, एक विकास नगर, सहसपुर, मसूरी और अपना चक्रोता, और चारों विधानसभाओं में एक बहुत ही कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल है और संगठन भी हमारा पार्टी का मजबूत है। और जो थोड़ी बहुत जो नाराज़गियाँ हैं, मैं नहीं कहूँगा कि यहाँ पे कोई गुटबाजी है, किसी भी क्षेत्र में नाराज़गियाँ हो सकती है, गुटबाजी नहीं है। और वो नाराज़गियाँ भी मुझे लगता है कि जल्द ही दूर हो जाएगी। अभी हमारा शीर्ष नेतृत्व भी यहाँ पे कार्य करेगा चुनावों में, तो वो सब नाराज़गी दूर होगी और कांग्रेस पार्टी की प्रबल उम्मीद है इस बार सरकार आने की। और मैं ये भी चाहता हूं, मैंने आपकी कई बैठकों में देखा कि आपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कुछ संदेश दिए, तो वो संदेश क्या है? मैं चाहता हूं कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आदरणीय देवेंद्र यादव जी का धन्यवाद करता हूं और श्रीनिवास बीवी जी का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेटर के तौर पे हमें जिम्मेवारी दी। आदरणीय प्रभारी जी के अनुसार हमें कहा गया है कि सभी जो कार्यकर्ता हैं सभी अपने घरों में, हमने झंडा लगाओ कार्यक्रम हमने शुरू किया है कि सभी जो हमारे पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं उन सभी लोगों के घरों पर हम पार्टी का झंडा लगाएंगे। और सभी जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं उनको बैच देकर भी हम सम्मानित करेंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी ने एक पदयात्रा का भी आगाज़ किया है और ये पदयात्रा नहीं, एक एकता यात्रा के तौर पे गिनी जाएगी। जितने भी पार्टी के नेता हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी एक साथ मिलकर पार्टी का झंडा लेकर इस पदयात्रा का अपनी अपनी विधानसभाओं में आने वाले समय में आगाज करेंगे। और केवल एक स्थानों में नहीं, ये प्रत्येक पंचायत स्तर पे, न्याय पंचायत स्तर पे, शहरों में वार्ड स्तर पे, हर स्तर पे जो है हम इस पदयात्रा का आगाज़ करेंगे और सभी मिल के इसको सफल बनाने का आने वाले समय में प्रयास करेंगे। और एक प्रश्न मेरा आपके कैरियर से रिलेटेड है कि आप युवा हैं और बहुत ही कांग्रेस में संगठनात्मक चाहते हैं कि युवाओं को तरजीह दी जाए और कांग्रेस के प्रति एक पैशन हो कार्यकर्ता के अंदर और कार्यकर्ता अपनी पार्टी संगठन से प्रेम करे। तो आपका, क्या आप भी अगले विधानसभा चुनाव में हिमाचल से आप भी चुनाव लड़ेंगे? आपकी भी दावेदारी करते हैं क्या? देखिए, मैंने तो अभी कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ समय पहले से ही मैंने अपनी सक्रियता दिखाई है और मैं चाहता हूं कि मैं अभी थोड़ा संगठन के अंदर और कार्य करूं, संगठन को और गहराई से समझूं, जनता की आवाज़ को टटोलने का प्रयास करूं। और जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं इन सब चीज़ों में सक्षम हूं और मैं चुनाव लड़ने के लिए सक्षम हूं, तो निश्चित तौर पे उसमें विचार किया जाएगा। और आने वाले चुनावों में भी अभी वहाँ पे हमारे पिताजी भी हैं, वो भी वहाँ पे सक्रिय भूमिका में काम कर रहे हैं
और हम अपने पिताजी का वहाँ पे कंधे से कंधा उनका साथ चलेंगे और उनके कंधों को मजबूत बनाने का आने वाले समय में प्रयास करेंगे। मतलब आपका अर्थ यह है कि आपके फादर साहब विधायक के रूप में या जनप्रतिनिधि के रूप में चुने जाएंगे और आप जनसेवक की भूमिका निभाते रहेंगे। जी, आप कह सकते हैं। और आपसे मेरा अंतिम प्रश्न ये रहेगा कि अभी ये जो आपने इतने दौरे किए और आप हिमाचल में भी सक्रिय हैं, उत्तराखंड में भी आप कोऑर्डिनेटर के तौर पे सक्रिय हैं, आपका कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को क्या संदेश है? मैं देखो यही कहना चाहूँगा कि इस समय कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अंदर एक बहुत ही कांग्रेस के पक्ष में एक बहुत ही सकारात्मक माहौल है और सभी के सभी हमारे कार्यकर्ता एक साथ मिलकर एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को जिताने का प्रयास करें, उनके उम्मीदवारों को जिताने का प्रयास करें। और निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि जब सभी कार्यकर्ता एक साथ मिलकर निस्वार्थ भाव से जो भी पार्टी द्वारा जो टिकट जिस भी व्यक्ति का डिसाइड होगा उस उम्मीदवार के साथ चलेंगे और उसको उस प्रत्याशी को जिताने में जब सभी कार्यकर्ता काम करेंगे तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की बहुत मजबूत सरकार आएगी। और मैं यही कहूँगा कि सभी निस्वार्थ भाव से काम करें और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, मैं विश्वास दिलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद चंदेल साहब, आपने अपनी बात रखी बेबाकी से और आपने जो भविष्य के लिए कांग्रेस के लिए बातें कही, हमें उम्मीद है कि कांग्रेस आपकी बातों को मद्देनज़र रखते हुए युवाओं को और बल देगी और 2022 में उत्तराखंड में भी और हिमाचल में भी सत्ता परिवर्तन होगा और जनता कांग्रेस को विजयी बनाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप भी अपने पत्रकारिता के माध्यम से एक पारदर्शी सोच के साथ आप भी आगे कार्य करें और जिस तरीके से आप करते हैं उसी तरीके से आप जनता की आवाज़ को उठाएं और जो सही मुद्दे हैं, जो जन समस्याएं हैं, उन मुद्दों को आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। यही मेरी आपसे भी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद चंदेल साहब। बहुत बहुत दर्शकों आपका शुक्रिया। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।